नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण की गारंटी देने वाले कानून पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, तो विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विपक्ष ने सरकार पर कोर्ट में मामले को मजबूती से ना उठाने का आरोप लगाया। बता दें कि हरियाणा राज्य स्थानीय अभ्यर्थियों का रोजगार अधिनियम 2020 पिछले साल 15 जनवरी को लागू किया गया था, लेकिन कुछ औद्योगिक संगठनों ने कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और फिर हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद इस पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। हालांकि सरकार का कहना है कि हमारे पास अभी भी मौका है, विकल्प है और सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख सरकार करने की तैयारी में है। लेकिन विपक्ष को बैठे बैठे मुद्दा मिल गया और विपक्ष हमलावर हो गया कि असल में जो पैरवी मजबूत करनी थी उस पैरवी को कमजोर कर दिया सरकार ने। इसकी वजह से हाईकोर्ट में यह मामला अटक गया। निजी उद्योगों ने हाईकोर्ट में असल में याचिका दाखिल की थी इस फैसले के बाद जो कि सरकार ने लागू किया था। औद्योगिक संगठनों ने एक मांग की थी कि इस कानून पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि औद्योगिक संगठनों के लिए इससे मुश्किल पैदा हो रही थी। हाईकोर्ट ने मार्च 2022 में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन जब फैसला दिया तो इस कानून पर रोक लगा दी। रोक के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में संभवतः शायद सरकार को राहत भी मिल सकती है, लेकिन उसके पहले ही विपक्ष सरकार को राहत देने के मूड में कतई नहीं दिख रहा। विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि असल में जो पैरवी थी वो कमजोर की गई और इसी का नतीजा है इस कानून के बारे में जो वहां पर मजबूत पैरवी नहीं रखी गई तो इस पर रोक लगा दी गई। कानून के बारे में जानिए। कानून के तहत निजी क्षेत्र जो होते हैं वहां पर 75% आरक्षण की बात कही गई थी। प्राइवेट सेक्टर में जहां 10 या इससे अधिक लोग नौकरी करते हैं उनके लिए कानून है। चीज़ में कोर्ट को बीच में ला देते हैं, किसी अपने फर्जी लोगों से पिटीशन करवा देते हैं और कोर्ट में जो उसका जो प्रकार से कानूनी तौर पे उसका सबमिशन होना चाहिए वो नहीं करते हैं और फिर बोलते हैं कि स्टे हो गया है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी दोनों का एक जो है काम करने का तरीका बन गया है। लोगों को के साथ बनावट करने का एक तरीका हो गया है और ये जुमलाबाजी तो उनकी पहले से सब जानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी हो या जेजेपी हो। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया जो कानून नहीं कहूँगा मैं उसको ढकोसला कहूँगा, 75% निजी संस्थाओं में हरियाणवी युवाओं को आरक्षण देने का जो कानून था उसको खारिज किया हाई कोर्ट ने। ये साबित हो गया कि सरकार ये चाहती नहीं थी, या तो पूरे मन से वो कानून नहीं बनाया गया, उसमें इतनी कमियां रखी गई, या उसकी पैरवी नहीं की गई। ये जो सरकार बनी भाजपा जजपा खट्टर दुष्यंत सरकार हरियाणा में, ये दो वायदों के अनुसार ये समझौता हुआ, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हुआ। एक कहा गया 5100 बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी और दूसरा कहा गया 75% आरक्षण दिया जाएगा हरियाणवी युवाओं को। अब ये स्पष्ट हो गया जब हम आखिरी 6-7 महीने में आ गए कि ना तो 5100 बुढ़ापा पेंशन मिली, ना ही ये 75% का जो एक झुंझुना था, ना ये सरकार क्रियान्वित कर पाई। कुल मिलाकर ये समझौता कोई 5100 बुढ़ापा पेंशन या 75% रिजर्वेशन का नहीं था। ये समझौता हरियाणा में भ्रष्टाचार करने का समझौता था। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में था और सरकार में इम्प्लीमेंट कराने के लिए ज़्यादा हमने हरियाणा प्रदेश की जनता से किया था, उसको हम इम्प्लीमेंट भी करा पाए। लेकिन ये माननीय कोर्ट ने एक फैसला दिया है, हम आगे कोर्ट में जाएंगे, सरकार की तरफ सरकार जाएगी और उसमें जो भी फैसला कोर्ट की तरफ से आएगा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। देखिएगा, हमने अपना वादा पूरा। अब कई बार इसमें जो टेक्निकल अगर कोई प्रॉब्लम है, कोर्ट तो सबसे सर्वोपरि है, उसका फैसला है, उसके हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सरकार जाएगी और जो फैसला कोर्ट का आएगा। ये नहीं कि जनता को गुमराह करके वोट लिया था। पार्टी का जो मैनिफेस्टो इसका मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है, जो वादे हम जनता से करके आए थे, हमने कोशिश की। बहरहाल सवाल इस बात का है कि जब कोर्ट का रुख करेगी, सुप्रीम कोर्ट का रुख सरकार करेगी, तो अभी वहां पर विकल्प बाकी है। शायद फैसला हक में भी आ जाए, लेकिन कमजोर पैरवी का जो आरोप है विपक्ष का, उसका क्या आधार है, कितना दमदार है वो दावा या ये कहना, आरोप लगाना, इसको लेकर सियासत चारों तरफ से दिख रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। अजय गुलिया हैं, जेजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है अजय गुलिया आपका। रमन सिंह है, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रमन जी आपका। ओंकार सिंह है इनेलो की तरफ से, बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। और संजीव कोदान है, हाईकोर्ट के अधिवक्ता है, बहुत स्वागत है संजीव कोदान साहब आपका। संजीव कोदान, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं,
ये कमजोर पैरवी वाला मामला क्या है? और एक पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल अपने लोगों को या फर्जी लोगों को लगा के सरकार ने ही कमजोर पैरवी करा दी। इस पूरे प्रकरण के कानूनी पहलू को पहले आप समझाइए, फिर मैं जाऊंगा पॉलिटिकल लोगों के पास। ऐसा सर, जो एक्ट था ये 15 जनवरी 2022 को गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था। इसमें 75% रिजर्वेशन दी गई थी, जो रेजिडेंट हैं वो हरियाणा स्टेट के, उनके लिए स्पेशल था। अब पैरवी की जहां तक मैं बात करता हूं, इधर स्टेट गवर्नमेंट और द पिटिशनर साइड, जिसने भी पिटीशन फाइल की है और जो कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है कि ये अगेंस्ट है आर्टिकल 16(2) के, बिकॉज राइट टू इक्विटी जो एक्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कराता है, वो किसी आदमी के जो राइट ऑफ इक्वलिटी और इक्विटी की मैं बात करता हूं, तो उसको डेफर नहीं कर सकते, बीइंग कि वो वहां पे रेजिडेंट है। तो कोर्ट का वर्डिक्ट है। लीगली मैं बात करता हूं, स्टेट हैज पावर टू मेक एन एक्ट। कोई भी स्टेट को जो ठीक लगता है स्टेट एक्ट बना सकती है, वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन, वो देखना है कोर्ट ने। कोर्ट को लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इंदिरा साहनी का, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकती। अब ये जो गवर्नमेंट ने बनाया है, किस सोच के बनाया, कैसे बनाया, क्या मोटिव था, क्या इसके पीछे प्रियम्बल क्या है, बेसिकली मैं एक्ट की बात करता हूं, तो वो स्टेट की इम्पावर है, स्टेट इम्पावर्ड है उस चीज के लिए। तो उन्होंने एक्ट बनाया, कोर्ट में प्लीडिंग हुई, दोनों पार्टियों ने बनाया और कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दिया है। उस वर्डिक्ट को चैलेंज करने का लीगल राइट स्टेट का है, वो जा सकते हैं। अगर उनके अगेंस्ट हो जाता तो जो अपोजिट पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट में अपने जो लीगल राइट है उसको अवेल कर सकती है। और कमजोर पैरवी की तो मुझे नहीं लगता सर, हम बीइंग एडवोकेट हो कि प्रोफेशनलिस्ट हूं, तो कोई भी एडवोकेट जिस किसी भी पार्टी की पैरवी करेगा कोर्ट में, वो कमजोर नहीं करेगा। जो फैक्ट के हिसाब से, जो लॉ के हिसाब से जो चीज परमिसिबल है कोर्ट में, वो वही अपनी आर्गुमेंट्स करेगा। रेस्ट डिपेंड अपॉन द बेंच, उनकी एप्रिसिएशन कैसे होती है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है संजीव जी, जैसा आपने कहा भी कि हाँ, एक एडवोकेट के तौर पर कोई भी अधिवक्ता कमजोर पैरवी नहीं करता, और वो भी सरकार का अधिवक्ता कमजोर पैरवी करे, ये तो समझ से बिल्कुल परे हो जाएगा, ये तार्किक नहीं हो सकता। जहां पूरी सरकार लगी हो और उनके अधिवक्ता भी अगर वहां पर कमजोर पैरवी करें तो ये वाजिब नहीं है। बहरहाल, लेकिन अजय गुलिया, सवाल इस बात का है कि विपक्ष को बैठे बैठे मुद्दा मिल गया है, मामला कोर्ट का है, लेकिन विपक्ष का यह दावा है, जिसको संजीव कोदान तो फिलहाल खारिज कर रहे हैं टेक्निकली, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपने ही लोगों से वहां याचिका लगवा दी। एक तरफ सरकार का फैसला आपने बता दिया कि हमने दे दिया, हमने कर दिया, लेकिन अब उससे कोर्ट को आप कन्विंस नहीं कर पाए, कोर्ट ने उसको रोक दिया। देखिए अतुल भाई, इसमें समझने की एक बात है कि जब ये एक्ट बनाया तो लागू हुआ, तो कुछ लोग इसके विपक्ष में गए, कोर्ट में भी गए, और हाई कोर्ट ने इसको स्टे किया। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला गया है तो स्टे को वैकेट किया गया और ये कानून बना और लागू हुआ। आज भी वो स्थिति है। देखिए, माननीय हाई कोर्ट का क्या निर्णय है उस पर तो कोई टिप्पणी कर नहीं सकता है, लेकिन जब मामला सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जाएगा तो हमें पूर्ण विश्वास है, जैसे कि पूर्व में हमारे पक्ष में को वैकेट करते हुए हमारे पक्ष में फैसला आया था, और मैं हमारे नहीं कह रहा, मैं कह रहा था हरियाणा के पक्ष में फैसला आया था, वो दोबारा फैसला हरियाणा के पक्ष में आएगा, दोबारा से आएगा। मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। एक दूसरी बात और, देखिए आज अभी मैं दीपेंद्र हुड्डा जी की बात कर रहा था। देखिए दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक बात कही कि पेंशन के ऊपर, देखिए पेंशन जरूर हमारा 5100 वादा था, आज हम 3000 पर खड़े हैं, लेकिन वो अपने 10 साल के कार्यकाल में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल में पेंशन बढ़ी थी 700 रुपए, और हमारे 4 साल के कार्यकाल में बढ़ी पेंशन 1000 रुपए। देखिए वादा जरूर 5100 का था, मन में ठीक है कि हमारी अगर 46 सीटें होती और जननायक जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में होती तो ये 5100 पहली कलम से होता। लेकिन देखिए आज साझा सरकार है, कोalition की, एक अलायंस की सरकार है, और उनका वादा 3000 रुपए का था। तो हमारा फिर भी प्रयास है कि जब चुनावी वर्ष में जाएंगे तो इसको लगभग 5100 के लगभग लेकर के जाएंगे। और रही बात 75% की, क्या सरकार कानून लेकर के नहीं आई, क्या एक्ट बना है कि नहीं बना, तो हमारा वादा तो, जैसे वकील साहब ने भी, हमारे कोडान साहब बैठे हैं, इन्होंने भी स्पष्ट रूप से कर दिया कि जब हम पैरवी करते हैं कोई भी, देखिए अपने प्रोफेशन के साथ, और पैरवी पूर्ण रूप से बहुत अच्छे तरीके से हुई। और जैसे कि जब ये एक्ट बना था, लागू होने की बात थी, तो हाई कोर्ट ने इस पे स्टे किया था, लेकिन माननीय न्यायालय ने स्टे को वैकेट किया और दोबारा से ये एक्ट लागू हुआ। तो ऐसा ही मेरा मानना है कि जब ये, देखिए हाईकोर्ट का निर्णय आया है, लीगल सारी चीजें एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग हाईकोर्ट के ऊपर इसमें
जो भी हमारे पास विकल्प होंगे, या डबल बेंच में जाने के विकल्प होंगे, या हमारे पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाने के विकल्प होंगे, सारे सारे सबको एक्सप्लोर करेंगे। और मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देता हूं कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को उनका हक मिलेगा। और जो रही बात कानून की बात, जो लीगलिटीज की बात है, उसमें मैं एक चीज कह दूं, उड़ीसा में पहले लागू है, तेलंगाना में लागू है और स्टेट्स में लागू है, तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात का भी संज्ञान लेगा कि जब उन स्टेट्स के अंदर हो सकता है तो हरियाणा में भी हो सकता है, और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जरूर होगा। रमन सिंह, जवाब देंगे आप? कुछ आश्वस्त हुए आप? क्योंकि अजय गुलिया का यह तर्क है कि सरकार का जो काम था सरकार ने किया, चुनावी दौर में जो ऐलान किया गया था, अगर पेंशन वाले को छोड़ दें तो 75% के लिए उस काम को उन्होंने लागू भी कराया। अब कोर्ट ने पाबंदी लगाई है, लेकिन सर्वोच्च अदालत का भी विकल्प है। आपको क्यों लगता है कि इनके अपने ही लोगों ने फर्जिफिकेशन कर दिया, या इनके अपने लोगों से इन लोगों ने ही कोर्ट में याचिका लगवा दी? क्यों आखिर इस बात पर भरोसा नहीं कर रहे कि अभी सर्वोच्च अदालत का फैसला जब आ जाए तब शायद इस पर कोई आरोप प्रत्यारोप हो? देखिए अतुल भाई, बात सीधी और स्पष्ट है। सरकार की मंशा के दो चेहरे साफ दिखाई देते हैं। अगर कानूनी कमियां जो रही हैं उनको दुरुस्त किया गया होता, और जो उसके साथ कमजोर पैरवी है, देखिए जैसे मेरे गुलिया भाई ने कहा कि उड़ीसा और तेलंगाना में लागू हुआ है, जब वहां पे लागू हो सकता है तो यहाँ पे भी होना चाहिए था। तो कमियां जो रही हैं लॉ के हिसाब से, स्टेट का अपना एक कॉल है, उस बात को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन खुदा पाड़ निकली चुई, आखिरी में मिला क्या हरियाणा के बच्चों को? दूसरी बात यह है कि मैं निंदा करने से ज्यादा फैक्ट्स पे बात करना पसंद करता हूं। जब कांग्रेस यहां से 2014 में जनता जनार्दन ने जो हमें बहुमत दिया, उसके आधार पे हम सत्ता से बाहर हुए, उसके बाद आईटी सेक्टर को कहीं डेवलप नहीं हुआ, ना कोई नई इंडस्ट्री लगी है। तो पहली तो बात यह है कि सरकार ने आज तक कितनी इंडस्ट्री लगाई है, आईटी सेक्टर कितना इंप्रूव हुआ है, ये सब कहने की बातें हैं। दूसरी बात यह है, उसमें अगर सरकार चाहती तो अच्छी तरह से उस कानून को लेके आती। अच्छे वकीलों की कमी नहीं है अपने हरियाणा के अंदर, हाई कोर्ट में एक से एक वकील बैठा है। इसका मतलब तो आपने बगैर समझ के ही इसको जैसे कर आके कि यार एक छोटी सी फॉर्मेलिटी करके, खाना पूर्ति करके, लिपा पोती करके इसको कर दो, ये इतना ही किया ना। अगर इन स्टेटों में लागू हो सकता है, दूसरी स्टेटों में, चाहे उड़ीसा है, तेलंगाना, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? तो ये तो साफ दिखता है ना अतुल भाई, आप भी एक सीनियर एंकर हो और आप भी बखूबी समझते हो। तो ये होना, ये साफ दिखाता है कि कानून की पैरवी जो है या जो कमियां हैं वो साफ दिखाई दी है इनकी पैरवी में। और ये पहली बार नहीं हुआ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाई कोर्ट की एक गाइडलाइन थी कर्मचारियों को लेके, आज ये रोजगार की बात करते हैं, मैं दुरुस्त कर देता हूँ। बहुत साल पहले एक हाई कोर्ट का फैसला आया था कांग्रेस के समय में कि जिन कर्मचारियों को जो डॉप के थ्रू लगे हुए हैं, चाहे वो मस्टोल पे हैं या एक सरकार की पॉलिसी पे लगे हुए टर्म अपॉइंटी हैं, उनको जब 10 साल हो जाएंगे तो उनको रेगुलर किया जाएगा। माननीय हाई कोर्ट का फैसला है। सरकार ने तो उसकी पैरवी नहीं की। आज बच्चों को 15-15, 16-16 साल हो गए हैं लगे हुए, सरकार ने तो उनको भी पक्का नहीं किया। वो आज भी कच्चे कर्मचारी घूम रहे हैं। जिनके राइट्स हैं, हाई कोर्ट की गाइडलाइन की बात करते हैं, तो सरकार ने तो उसकी पैरवी नहीं की, वो भी कोर्ट में उठ गया। तो ये मनसा जो है, दो चेहरे ना दिखाई दे, एक चेहरा दिखाई दे। और ये सच है, जेजेपी ने जिन मुद्दों पे चुनाव लड़े थे, चाहे वो पेंशन का मुद्दा हो, आज महंगाई के दौर में ये लोग ये बात करते हैं कि कांग्रेस के समय में 700 बढ़ी थी और आज 1000 बढ़ गई। आज महंगाई भी तो देखो, कांग्रेस के समय में सिलेंडर 410 रुपए था, आज 1000-1200 रुपए सिलेंडर पहुंचे हुए हैं। उस टाइम डीजल, ठीक है, इसका जवाब लेता हूं। अजय गुलिया जल्दी से काउंटर, उसके बाद मैं ओंकार सिंह के पास जाऊं। भाई रमन सिंह अभी भी कन्विंस नहीं है। उनका कहना है कमजोर पैरवी, उनका जो ये आरोप है वो आरोप अभी भी बरकरार है। दूसरा कि चूंकि आपकी अपनी एक चुनावी बात थी, एक वादा था, तो उसके लिए आपको कानूनी पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए था। अगर दूसरे राज्यों का आप उदाहरण दे रहे हैं कि वहां पर लागू है, तो शायद हरियाणा में भी उसी आधार पर बनता या बना है। नहीं, देखिए अतुल भाई, एक चीज इनको समझने की है। मेरे भाई ने बहुत आवेश में आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी कि इन्होंने कहा कमजोर कानून बनाया इसलिए कोर्ट में नहीं ठहरा। कोर्ट ने तो पहले भी स्टे किया था, फिर स्टे वैकेट हुआ और वो सारी चीजें हुई। देखिए, ये 2014 के चुनाव में हुड्डा साहब बड़ी वादे करते थे, घोषणा करते थे कि भाई मैं आरक्षण दे करके जाऊंगा कुछ जातियों को। ठीक है, मैं किसी का नाम लूंगा क्योंकि जननायक जनता पार्टी सभी जातियों की, सभी धर्मों की पार्टी है। हम लोग
सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। तो इनका जो हुड्डा साहब आरक्षण दे करके गए थे वो कोर्ट ने क्यों रद्द कर दिया? कितना नुकसान हुआ हरियाणा प्रदेश को, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कहने को कुछ भी कह दें, कोई भी कुछ यहाँ बैठ करके, देखिए मैं कहता हूं कि यहाँ बैठ करके कुछ भी कहने से पहले ये सोचना चाहिए कि आपने अतीत में क्या किया। अब रही बात दूसरी, इन्होंने महंगाई का उदाहरण दे दिया। भाई मैंने उदाहरण ये दिया कि आपके 10 साल के कार्यकाल में 700 बढ़ी थी मेरे भाई, हमारे 4 साल के कार्यकाल में 1000 है। आपसे 40% समय हमने सरकार में बिताया, आपने 10 साल बिताए थे और 700 बढ़ाई थी। क्या औसत आई थी प्रति वर्ष की है? इसका हिसाब कौन लगाएगा भाई? और हमारे 4 साल के कार्यकाल में 1000 बढ़ी है, 250 प्रति वर्ष। आपके समय में क्या औसत आई थी? ये सब चीजें कहने से पहले व्यक्ति को खुद सोचना चाहिए अपने। आप देखिए, मैं एक चीज और सिर्फ 20 सेकंड और लूंगा अतुल भाई। देखिए, दुष्यंत जी को हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने, हरियाणा ने के लोगों ने प्यार और आशीर्वाद के रूप में हमें 10 सीटें दी, 18% वोटें दी। दुष्यंत जी हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने, यही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है ना, क्या टिप्पणी करी थी? बोले उप मुख्यमंत्री का क्या पद होता है, ये तो झुनझुना होता है। कही ना ये बात की, तो झुनझुना है। आज हुड्डा साहब हर सभा में, हर रैली में कहते हैं 4 उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। इसका मतलब वो 4 जगह झुनझुना देने की बात कर रहे हैं। अगर उनके शब्दों की बात करूं तो कुमारी शैलजा, बहन शैलजा जब राज्यसभा से चुन करके गई, एक दलित की बेटी, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बोला ये तो बारात की घोड़ी है, बोला जंगी घोड़े तो लोकसभा से चुन करके जाते हैं। आज उनका चिरंजीवी पुत्र है, जब राज्यसभा से चुन के गया तो भूपेंद्र हुड्डा, ये प्रवक्ता मेरे को बता दो कि वो बारात का घोड़ा है कि जंगी घोड़ा है, ये बता दे। तो देखिए, कुछ भी कहने से पहले, देखिए नहीं, चुनावी आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन चूंकि ये कानून के रद्द होने या फिर उस पर रोक लगाने को लेकर जब चर्चा होती है तो वहां पर फैक्ट्स का भी जिक्र होना चाहिए। मैं आऊंगा, रमन भाई आऊंगा। ओंकार सिंह साहब, क्या कांग्रेस के आरोप की तरह इनेलो का भी आरोप है कि हाँ, कमजोर पैरवी ही सबसे बड़ा कारण है? क्योंकि सरकार की तरफ से कानून बना दिया गया, तब भी रोक लगी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। अब एक बार फिर से जब रोक लग रही है, तब भी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी सरकार कर रही है। उद्योगपतियों की नाराजगी है, उन लोगों ने याचिका लगाई और फिर वहां पर हाईकोर्ट में शायद उनकी बात कन्विंसिंग लगी, और जैसा संजीव कुदान कह रहे हैं कि वायलेशन है आर्टिकल का, उस चीज को हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाए वहां से क्या वर्डिक्ट आता है उसका इंतजार करना चाहिए। अतुल जी, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर हम कहते हैं कमजोर पैरवी करी तो हम कहीं ना कहीं वकील के प्रोफेशन के ऊपर दाग लगा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। ये बात मेरे भाई वकील साहब की बिल्कुल ठीक है, कोई भी वकील अपने प्रोफेशन के साथ समझौता नहीं करता। कमजोर पैरवी का तो नहीं प्रश्न उठता। हाँ, कानून कमजोर हो सकता है। देखिए, 90 के दशक में इंदिरा साहनी के मामले में संवैधानिक बेंच ने, जिसमें सबसे ज्यादा जजेस बैठते हैं, ये फैसला किया था कि किसी भी कीमत पर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। ये सरकार को भी मालूम है, और ये जब कोई सुप्रीम कोर्ट ऐसा वर्डिक्ट देता है तो उसका वर्डिक्ट जो है वो कम से कम कानून की शक्ल ले लेता है। अब देखिए, इन्होंने इसके होते हुए भी जनता को एक झुंझुना दिया था। मैं तो ये मानता हूं, मेरे भाई वकील साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। अनुच्छेद 15(2) में समता का जो अधिकार है, उस अधिकार के तहत संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया। और दूसरा, अभी मैं अजय गुलिया जी की बात सुन रहा था, वो कहता हम निर्णय लेने हैं कि डबल बेंच में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ, निर्णय डबल बेंच का या सिंगल बेंच का नहीं है। और दूसरा, जो ये निर्णय है, जहां तक मैंने देखा है, इस निर्णय के खिलाफ शायद सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपील दाखिल भी ना हो पाए, क्योंकि इनका कानून ही कमजोर है। देखिए, आप ये बात समझने की कोशिश है कि जेजेपी की दोनों घोषणाएं थी, 5100 रुपए पेंशन और 75% रोजगार, वो भी निजी क्षेत्र में। पहली बात तो आप सरकारी क्षेत्र में 75% रोजगार दे रहे हैं हरियाणा वालों को, ये तो सुनिश्चित कर दो। गुजरात के और दूसरी स्टेट के मेन पदों पर बैठे हुए हैं, वो कैसे बैठ गए, ये भी सोचने की बात है। अब मैं बताना चाहूंगा, बीजेपी और जेजेपी में ना तो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हुआ, ये तो मलाई चाटने के लिए इन्हों का समझौता था, जो मलाई चाट रहे हैं। अब दोनों की दोनों घोषणाएं जेजेपी की हैं। 5100 पेंशन, जिसके बारे में मुख्यमंत्री महोदय स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार हमारी है, हमने देखना है पेंशन कितनी देनी है। वो कहते हैं कि हमने 3000 का वादा किया था, 3000 देना शुरू कर देंगे जनवरी से। हमारा तो वादा नहीं था। दूसरा, 75% आरक्षण का जो सवाल है, पहली बात तो इनको संविधान के दायरे से बाहर तो जा नहीं सकते, संविधान के अंदर ही रहेंगे। दूसरा, बीजेपी कतई नहीं चाहेगी
कि जेजेपी की कोई भी घोषणा पूरी हो, क्योंकि जेजेपी की घोषणा पूरी होती है तो बीजेपी बैकफुट पे आती है। अब देखना तो ये है, आप 75% रोजगार देने की बात करते हो। आपने कहा था, उप मुख्यमंत्री ने कहा था, विदेशी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 75, इन्होंने बोला था 6.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो गए। आज मैं अगर बताऊं, सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए आए हैं, इसके अलावा कोई पैसा नहीं आया। 6.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। इसके अतिरिक्त इस बार का बजट 1,83,950 करोड़ का, और उद्योग क्षेत्र के लिए कितने पैसे? मात्र 850 करोड़ रुपए। शर्म आती है ऐसी बात कहते हुए। 100 रुपए के पीछे 30 पैसे मात्र। अगर ये औद्योगिक क्षेत्र में नौकरियां देना चाहते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा क्यों नहीं देते? आज हमारे हजारों उद्योगपति, कोई नालागढ़ में बैठा है, कोई बद्दी में बैठा है, कोई कालाम में बैठा है, कोई उत्तरांचल के हरिद्वार में बैठा है, कई अलग अलग जगह पे बैठे हैं। आप उन भाइयों को हरियाणा में वापस बुला के अगर उनको औद्योगिक स्थितियां पैदा करें, उनको बिजली सस्ती दें, उनको औद्योगिक क्षेत्र दें, उनको बकायदा नए नए चांसेस दें, तो मैं कहता हूं नौकरी इतनी पैदा हो सकती है कि आज जो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, वो 100% रोजगार देने में नंबर 1 बन सकता है। लेकिन अफसोस, ना तो बीजेपी की मंशा है, ना जेजेपी की मंशा है। वो जुमलेबाजी करते हैं, ये झूठे वायदे करते हैं, दोनों में अंतर नहीं है। और आज जनता इनको जान चुकी है। अगर इन्होंने वास्तव में 75% रोजगार देना होता तो सख्त कानून बनाते, जिसको हाई कोर्ट में अगर चैलेंज भी होता तो जजमेंट देते हुए जज साहब को ये देखना पड़ता कि किस बेस पर यह कानून बनाया गया। लेकिन इन्होंने सिर्फ नपी तुली लाइनें 4 लिखी, 75% का रोजगार दिया, और वो भी 30,000 तक की नौकरी के लिए। अरे अगर 75% लागू ही करना था तो सभी बेस पे लागू करते। 75% लागू किया कि 30,000 तक की नौकरी पे 75% लागू है। ये तो जनता के साथ ठगी थी। क्या हमारे हरियाणा के भाई सिर्फ लेबर क्लास का काम कर सकते हैं? ठीक है। क्या हमारे हरियाणा के भाई मैनेजर नहीं बन सकते? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकते? बन सकते हैं। लेकिन जेजेपी की विशेष तौर पर एक नीति रही है, जनता को गुमराह करो। गुमराह करके वोट इन्होंने एक बार तो हासिल कर लिए। ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 2014 में बीजेपी को मौका दिया था। अब सिंह साहब देखिए, काट की हांडी किसकी बार बार चढ़ती है नहीं चढ़ती है तो चुनाव बताएगा। फिलहाल अभी इस वक्त चुनावी चर्चा नहीं करें, बेहतर है। संजीव कोदान साहब देखिए, ओंकार सिंह साहब ने तो कम से कम माना, वो कह रहे हैं कि नहीं कमजोर पैरवी वाला तर्क तो सही नहीं है, लेकिन रमन सिंह कह रहे हैं कि नहीं कमजोर पैरवी, कमजोर कानून, यही दो असल इस कानून के रद्द होने या इस पर रोक लगने के पीछे के कारण माने जा सकते हैं। अब रहा कि समाधान क्या, इसका क्या सर्वोच्च अदालत से फैसला होगा। कानूनी तौर पर क्या वाकई कमजोर है ये कानून? दूसरे राज्यों में अगर वो है तो फिर यहां पर नहीं लागू हो पाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक अब इनको जाना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो कन्विंस होने से इनकार कर दिया। जी अतुल जी, जहां तक कानून की बात है, जो एक्ट में मैंने बताया प्रियम्बल क्या है, मोटिव क्या है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, बेसिकली जैसे इन्होंने बताया, इंदिरा साहनी मैंने केस का भी जिक्र किया, दैट इज जजमेंट बाय 7 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। राइट टू इक्विटी की बात करते हैं। अब इन्होंने इस एक्ट में जो 75% की रिजर्वेशन दी है, मैं पर्टिकुलर किसी गवर्नमेंट का या किसी रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट नहीं हूं, बीइंग लीगल एक्सपर्ट मेरा अपना ओपिनियन ये है कि इसमें आर्टिकल 15 टू आर्टिकल 14, 16 और 19 जी, even though the reservation which was already permitted by the honorable supreme court in Indira Sahni's case, वो सारी चीजें ध्यान में रख के उसके अकॉर्डिंग अगर हम कोई वे आउट निकालते हैं, उस वे आउट के अकॉर्डिंग अगर हम कोई रूल्स बनाते हैं, कोई नोटिफिकेशन है, कोई एक्ट हम बनाते हैं, तो डेफिनेटली इट विल बी सस्टेन। और अदर स्टेट की मैं बात करता हूं तो उनकी, और अदर स्टेट की अगर ये बात कर रहे हैं, जो मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं शायद जेजेपी के, उन्होंने बोला अदर स्टेट में ये है ऐसा कानून, तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। मे बी वो बनाया हो, किसी ने चैलेंज किया नहीं किया, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। और रही जो लीगल रेमेडी की बात है, बिकॉज डिवीजन बेंच का जजमेंट है ये, तो इसकी रेमेडी सिर्फ एसएलपी ही है सुप्रीम कोर्ट में, और कोई लीगल रेमेडी नहीं है। चाहे तो रिव्यू यहाँ फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी ही फाइल करनी पड़ेगी। और वो भी एसएलपी अगर इस जजमेंट में जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, उस वर्डिक्ट में अगर लीगली कोई अगर कमियां मिलती हैं और कहीं पे ये पिन पॉइंट कर पाते हैं कि दिस फैक्ट और दिस लॉ वाज नॉट कंसीडर इन दिस जजमेंट, दैट विल बी अप्रिशिएटेड बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट। अदरवाइज जो मैं अब उस पर कमेंट नहीं करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या होगा क्या नहीं होगा, वही इस
जजमेंट के अगेंस्ट जो ये अपील जाएगी उसमें ये क्या अपना ड्राफ्ट करते हैं, क्या प्लीड करते हैं और सुप्रीम कोर्ट किस चीज को अप्रिशिएट करती है, वो डिपेंड करता है उस चीज पे। इस पे कोई भी अभी कुछ कहना वो ज्यादा जल्दबाजी होगी, नहीं जल्दबाजी हो जाएगी, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। और जो लीगल रेमेडी मिल सकती है नहीं मिल सकती है उसको कुदान साहब ने कोट किया। रमन सिंह साहब, सवाल इस बात का है कि आप कमजोर कानून या कमजोर पैरवी की बात कर रहे हैं, लेकिन ओंकार सिंह साहब ने कहा कि असल में मंशा कुछ और थी, इसलिए इस तरीके का कानून, और वो भी 30,000 तक का एक स्लैब बना दिया गया। बहुत सारे उन्होंने अलग आरोप लगा दिए। सिर्फ कमजोर पैरवी पर आप फोकस क्यों कर रहे हैं? और अजय गुलिया कह रहे हैं कि भाई हमारी अगर यहां पर कमजोर पैरवी थी तो सुप्रीम कोर्ट में हम मजबूत पैरवी करने को तैयार है, हमारा वादा था, हम पूरा करेंगे। देखिए अजय गुलिया जी मेरे भाई हैं, अभी वो पिछले इतिहास में चले गए, मैं भी उनको थोड़ा बता देता हूँ। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही हैं दूसरे नेताओं पे। किशोरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप थोड़ा धैर्य तो रखेंगे ना। ये भूल गई है कि जेजेपी वो पार्टी है जिसने पहले अपने घर की पार्टी का ही धुआं उठाया था, और दूसरा वो वादा अपना भूल गए गंगा जमुना पार भेजने के नाम पे जो 18% वोट मिला था, उस वोट को कहाँ गिरवी रखा है सबने पता है। उस वोट के सहारे एक लूट की पार्टी बनी, जिसमें क्या मिला हरियाणा को? पीडब्ल्यूडी घोटाला, जिसमें 9-9, 10-10% पे टेंडर दिए गए। शराब घोटाला, आज हरियाणा में लगभग 10 दिन से यमुना के देखिए रमन सिंह साहब मुद्दे पे आज के इसी मुद्दे पर रहे। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, और गठबंधन की बहुत सारी सरकारें अलग अलग दौर में बनती हैं, चुनाव के बाद गठबंधन होते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। देखिए मैं अतुल जी वही जाना चाह रहा था, मैं वही तरीका पर झुनझुना है कि क्या है? मैं आता हूं गुलिया साहब, एक मिनट, गुलिया साहब एक मिनट, रमन जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें, उसके बाद अपनी बात आप रखिए। जेजेपी के बारे में वो वही बता रहा हूँ। ये इतिहास भूल गए 4 साल पुरानी पार्टी का कि इन्होंने क्या क्या इतिहास रचा है। ये गंगा जमुना पार भेजने वालों को आज उनके साथ लूट के लाइसेंस लेके हरियाणा को लूट रहे हैं। भूल गए दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में जागते। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, जिस झूठ के सारे वोट मांगा था वो भी इनका सामने आ गया। आज सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए लोग बैठे। काय का गठबंधन है? बीजेपी के प्रवक्ता नहीं होते आधी बार इनके साथ, और ये बड़ी बड़ी बातें दूसरे नेताओं पे करनी बंद करते, क्योंकि आदमी अपने गिरेबान। रमन जी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना कि किसके प्रवक्ता होते नहीं होते हैं। आपके भी पार्टी के अंदर जो है एक रैली में सारे नेता नहीं होते हैं। अतुल जी, आपके तो पार्टी के अंदर ही नहीं होते हैं। मुद्दा आज का कुछ और है। अतुल जी, मेरा प्रश्न यह है कि अगर जो बात संजीव कुदान साहब ने कही है, क्या एक हाईकोर्ट के अधिवक्ता को उनकी बात को हम इस बात से नहीं समझ सकते कि हाँ जो क्लॉजेस थे उनको अब हाई कोर्ट से अगर रोक लगाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाएगी और शायद वहां से कन्विंस करके आएगी? देखिए सुप्रीम कोर्ट में जाए, हमें उस बात से, ये ऐसी बात नहीं कि हम उस पर चर्चा नहीं चाहते थे, लेकिन जेजेपी के प्रवक्ता साथी ने जब पिछले इतिहास में गए ना, तो उनको वो इतिहास भी याद दिलाना था कि तुम किस इतिहास से जन्मे हो। तो ये भी इस डिबेट का हिस्सा है। वरना मैं चाहता था कि जो आज गंभीर मुद्दा है युवाओं के रोजगार को लेके, उस पे चर्चा हो अतुल जी। ठीक बात है, वही चर्चा अजय गुलिया लेकिन जब बात इधर उधर की होंगी तो फिर वो सबको सुननी पड़ेगी। बिल्कुल सुननी भी चाहिए मेरे भाई। अब मेरे को मौका मिला, मैं जवाब देता हूं। देखो भाई, बिल्कुल हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, ये स्वीकार करने का साहस हम में है। हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, चुनाव में मैंडेट, फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया, स्थितियां ऐसी बनी, सरकार बनाई। अब मेरी सुनो मेरे भाई, 2009 का जब चुनाव हुआ था तो भजनलाल की पार्टी, भजनलाल जी की एक पार्टी बनी थी, हरियाणा जनहित कांग्रेस। हमने बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाई थी ना, लोकदल के साथ सरकार बनाई थी। हमने जिनके खिलाफ वोट मांगा था उनके साथ सरकार नहीं चलाई। आज ये लोग चाहते थे कि मुद्दे से भागें, क्योंकि इनका दो चेहरे सामने आ गए थे। हम भी यही कहना चाह रहे थे कि बीच में ना बोलें, वो हाँ उस पे रहे। ठीक है रमन सिंह जी एक मिनट, अजय गुलिया को अपनी बात कंप्लीट करने दे, और समय थोड़ा कम है, संक्षेप में और इसी मुद्दे पर है। 25 सेकंड में अपनी बात इनका जवाब दूंगा और फिर अपनी बात कहूंगा। अतुल भाई एक चीज बताएं, हमने ये बात शायद स्वीकार करी, भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा, भाजपा के साथ सरकार बनाई। 2009 में जब इनके 6 एमएलए चुन के आए, हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ एमएलए चुन के आए, वो भूपेंद्र हुड्डा को, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को चोर कह के और बेईमान कह के उनके खिलाफ चुनाव लड़े, उनके साथ इन्होंने सरकार चलाई। ये नैतिकता बताएंगे हमें, ये नैतिकता बताएंगे।
आज तक आपकी ये बता नैतिकता दो, 99% में बिकी है पीडब्ल्यूडी में। आपकी नैतिकता पीडब्ल्यूडी में बिकी है 99% में। सबने पता है शराब घोटाला 30 मौतें हो गई हैं। और आपके नेता राजस्थान में घूम रहे हैं, यहाँ लोग मर रहे हैं नकली शराब पी के, झुनझुना है, जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं। आपके नेता को हरियाणा के लोगों की चिंता नहीं। वो घूम रहे राजस्थान में, हरियाणा के लोग मर रहे। आप लोगों का दो चेहरे साफ दिखाई दें। शराब में जहरीली शराब पी के 30 लोग मर चुके हैं। आपके नेता आज तक हरियाणा में दिखाई दिए, उधर राजस्थान में घूम रहे हैं। आ रहा हूं सारे हरियाणा को जीम के दादा गौतम वाली बात और बड़ी बड़ी बातें करते हैं आके। दादा गौतम तुम्हारी पार्टी का विधायक है, हमारी क्या थोड़ी है। जवाब दो। सारी पार्टी तुम्हें बीजेपी, सब सारे बीजेपी के सीनियर लीडर तुम पे उंगलियां उठाते हैं और तुम बोल रहे हो तुम तो जबरदस्ती पड़े हुए हो। अरे जेजेपी जबरदस्ती बीजेपी के दरवाजे पे बैठी है कि हम नहीं जाएंगे, छोड़ के यहीं रहेंगे, बदनाम कर लो, कुछ कर लो। जेजेपी की इतनी हैसियत ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के चली जाए। जेजेपी की इतनी हैसियत ही नहीं बची हरियाणा में कि बीजेपी को छोड़ के चली जाए। ऐसे हालात हो रहे हैं। सरकार को अमान्य मानना, नाजायज मानना थी सरकार को। अरे गुलिया जी, आप लोगों के हालात इतने कमजोर दिखाई है कि आप इनके दरवाजे पे जबरदस्ती बैठे हो। अब आज देख लो जिस मुद्दे पे। अरे रमन सिंह साहब, वो उनके दरवाजे पर जबरदस्ती बैठे हैं, ये कैसे होगा? आप भी तो चाहते थे कि उनके दरवाजे पर आप भी जाएं, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। अब ये तो वो लोग सरकार में बैठे हैं, सरकार अच्छी चला रहे हैं, तो इसमें अब जबरदस्ती कौन किसके साथ है इसका तो कोई औचित्य नहीं रह जाता है। बहरहाल ओंकार सिंह साहब, अब यहां पर दो ही बातें, एक तरफ कि हां कमजोर कानून होगा, जो बात संजीव कोदान ने कही है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट मूव करेगी सरकार तो वहां पर क्या विकल्प रह जाते हैं। मुझे लगता है कि जिस्ट उतना ही है, बाकी आरोप प्रत्यारोप तो सिर्फ चुनावी हैं या फिर राजनीतिक हैं। अतुल जी देखिए, आज का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है, हमारे प्रदेश का युवा देख रहे हैं आपके चैनल की तरफ कि क्या बोलते हैं लोग, लेकिन मुद्दे पे तो आ ही नहीं रहे। देखिए, जहां तक 75% आरक्षण की बात है, ये कानून ही कमजोर है। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई स्थापित नियम है वो कानून की शक्ल ले लेता है। इंदिरा साहनी के मामले में संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया, आप उस बेंच के फैसले को देखते हुए कानून तैयार करते। और जहां तक मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, जहां तक मुझे लगता है ये डबल बेंच का निर्णय है, इस पे एसएलपी जो ये टाइप जरूर करेंगे। मेरे को लगता नहीं सुप्रीम कोर्ट में एडमिट भी करा पाएंगे। हाँ, अगर आपने युवाओं को रोजगार देना है तो आप रोजगार देने के और बहुत से तरीके हैं। आप देखिए हिमाचल ने कैसे अपने युवाओं को रोजगार दिया। हिमाचल में नियम है 50% हिमाचली हमें रखने पड़ते हैं अपनी फैक्ट्री में, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जमीन सस्ती दी, बिजली 1.5 रुपए यूनिट दी, 5 साल 10 साल के लिए इनकम टैक्स माफ किया, 10 साल के लिए जीएसटी माफ किया। अरे भाई, आप क्यों नहीं कर सकते? हरियाणा अगर नियत है, बेरोजगार आज युवा नशे में डूब रहा है, क्यों डूब रहा है? क्योंकि रोजगार नहीं है। मुख्य कारण नशे का रोजगार है। आप अगर रोजगार देना चाहते हो, आप अपने दिल को बड़ा कीजिए, इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित कीजिए, जमीन सस्ती दीजिए उद्योगपतियों को। हिमाचल में हमारे हजारों उद्योगपति गए हैं, सारे के सारे वापिस घर आना चाहते हैं। आप क्यों नहीं लेके आते? इनकी नीयत नहीं है रोजगार देने की, इनकी नीयत तो ये है जनता भिखारी बन जाए। अब देखिए 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं मोदी जी। अरे अभी इतने लोग बेरोजगार कर दिए, 5 किलो राशन पे आपने आके टिका दिया। बाकी मैं सारी बात का एक निचोड़ कहूंगा, मेरे भाई एडवोकेट साहब ने जो बातें कही हैं बिल्कुल कानून के दायरे में कही हैं, मैं 100% सहमत हूं। कोई वकील अपने प्रोफेशन से दगाबाजी नहीं करेगा। आप एंकर हो अतुल जी, आप भी अपने प्रोफेशन से दगाबाजी नहीं करो, कोई भी नहीं करता। जो प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशन उनके लिए जीवन होता है, प्रोफेशन उनकी रोटी होता है। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा, इन्होंने जो कानून बनाया वो इंदिरा साहनी के मामले में देखकर तो कानून बनाते तो आज हमारा कानून हाई कोर्ट में ना पिटता। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कानून में निर्णय दिया है, और मेरे भाई अजय गुलिया जी को तो यह भी नहीं मालूम सिंगल बेंच का निर्णय है या डबल बेंच का निर्णय है, कम से कम पढ़ के आ जाते। हाँ, आज हरियाणा प्रदेश की जनता अगर अपने आप को लुटा हुआ महसूस कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ जेजेपी की वजह से, क्योंकि बीजेपी को तो उन्होंने 40 सीटें देकर नकार दिया था, 60 की हांडी उतार दी थी नीचे, लेकिन उन्हें जनता को यह नहीं मालूम था। ये लोग जो कहते थे ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, ये लोग जो कहते थे यमुना पार पहुंचाएंगे, वही लोग बीजेपी गोदी में बैठ के इसको 5 साल के लिए राज करने का टाइम दे देंगे। आज चुनाव आएगा तो आप देख लेना,
मुख्य दोषी जेजेपी है, बीजेपी दोषी है। बीजेपी किसानों की दोषी है, विद्यार्थियों की दोषी है, युवाओं की दोषी है, उद्योगपतियों की दोषी है। लेकिन इन सारे दोषों के पीछे मुख्य कारण जेजेपी है। अगर जेजेपी इसको समझौते में समर्थन ना देती, और तो और अगर दुष्यंत चौटाला किसान आंदोलन में भी इस्तीफा दे देते किसानों के हक में, तो भी जनता समझती, किसान समझते। अजय गुलिया बहुत छोटा सा काउंटर जवाब, बहुत छोटा सा, बिल्कुल समय नहीं। अजय गुलिया, बीजेपी बात। जब भी राज्यसभा का चुनाव हुआ तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किसको वोट किया, कौन किसका समर्थक है, कौन किसका नहीं है, मेरे कहने की जरूरत नहीं। अतुल जी, मैं बताना चाहूंगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने स्पष्ट बोला, ऐसे अभय चौटाला पे हमें गर्व है जिन्होंने बोला कि कार्तिक शर्मा के भाई ने, मन्नू शर्मा ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सेवा किया और मैं उस सेवा का बदला देना चाहता हूं, हमें गर्व है। नहीं, वो देखिए बिल्कुल उन्होंने खुलकर बोला था और उसमें कोई वो नहीं है गुलिया साहब। अगर दिया भी था तो फिर उसमें कोई आपत्ति ऐसी नहीं थी, खुलकर बोला भी था, समर्थन भी दिया था, और राजनीति में आपका भी समर्थन मिला है तो आप सरकार में हैं। लेकिन कांग्रेस को आपने समर्थन नहीं दिया तो सरकार में नहीं है, इस बात से वो नाराज हैं। अब यहां पर चूंकि मंशा सबकी है, जितना मैं समझ पा रहा हूं, चाहे वो गुलिया साहब की हो, रमन सिंह की हो, ओंकार सिंह की हो, संजीव कुदान की हो, मेरी हो, सबकी मंशा यह है कि जो असल मंशा है कि रोजगार के अवसर प्राप्त हों, उस रोजगार के अवसर को प्राप्त कराने के लिए अगर आपने एक कानून बनाया, हाईकोर्ट से अगर उस पर रोक लगती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ जाइए और जो वादा था वो पूरा करिए। और उसके अलावा ओंकार सिंह का एक और अच्छा कमेंट था कि विकल्प कुछ और भी दिए जा सकते हैं, सिर्फ 75% इसी तरीके से एक रोजगार दिया जाए यही विकल्प नहीं है, विकल्प के अवसर और भी चुने जाए, वो ज्यादा बेहतर तरीका है। बहुत शुक्रिया अजय गुलिया जी आपका, रमन जी आपका, ओंकार सिंह साहब आपका और संजीव कुदान जी आपका भी। तो मौजूदा दौर में 75% का जो चुनावी वादा था उस पर फिलहाल के लिए रोक हाईकोर्ट की तरफ से लगी है, लेकिन भविष्य में सुप्रीम कोर्ट का उस पर वर्डिक्ट क्या आता है इसके लिए इंतजार करना होगा। नमस्कार।